मित्रों नमस्कार। मैं प्रोफेसर ब्रज किशोर शर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल मॉडर्न हिस्ट्री 1572। मैं अपना आज का वीडियो शुरू करूं उसके पहले आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही सब्सक्राइब करते समय ये ना भूल इसके सब्सक्राइब करते समय जो घंटी का चिन्ह आता है, जो उसका आइकॉन है, बेल आइकॉन, उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि भविष्य में जो ही मेरे नए वीडियो आएंगे उसकी सूचना आपके फ़ोन पर या आपके लैपटॉप पर, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उस पर पहुंच जाएंगे। आज मेरे इस वीडियो का विषय है आधुनिक भारत में उग्र राजनीति अथवा गर्मदलीय राजनीति का उदय। जो हम अक्सर चर्चा में करते हैं, एक जो फेज है फ्रीडम मूवमेंट का, उसे हम उदारवादी और अनुदारवादी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी हम बात करते हैं कि किस तरह से उदारवादियों और अनुदारवादी कहें या गर्मदलीय के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे वे किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट एक संघर्ष का रूप धारण करते हैं और किस तरह से फिर आगे बढ़ करके एक धारा राष्ट्रीय आंदोलन की शुरू होती है। इसे हम कई बार ये जो शब्द है उग्र अपने आप में कोई टेररिस्ट शब्द नहीं है। उग्र का मतलब गर्मदलीय से है। एक होता है लिबरल और एक होता है रेडिकल। तो जो लिबरल की जो स्पीड है वो धीमी होती है, वो समझौता परस्त होता है और कई बार वो मध्यम मार्ग लेके चलता है, क्योंकि रेडिकल जो है वो उन चीज़ों को अधिक स्पष्ट रूप से समझता है और वो सीधे तरीके से उस लड़ाई को आगे बढ़ाता है। तो कांग्रेस की स्थापना जो 1885 में हुई, अनेक विवाद तो उसकी स्थापना के साथ ही हुए थे। जब ये तक कहा गया, कुछ लोग इससे असहमत थे कि एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम इस संगठन को बनाने में इंस्ट्रूमेंटल है या वही मुख्य भूमिका निभा रहा है, तो उसका उद्देश्य था भारत में बढ़ रहे जनाक्रोश और असंतोष को किस तरीके से चैनलाइज किया जाए ताकि एक सेफ्टी वाल्व के रूप में ये कांग्रेस संगठन काम करे। तो ये एक विवाद आज तक विद्वान भी करते हैं कि क्या कांग्रेस इट वॉज ए डिवाइस क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर टू कंट्रोल द ग्रोइंग एंगर ऑफ इंडियंस। तो ये विवाद में यहाँ बात नहीं करूँगा। ये है कि प्रारंभ से ही कांग्रेस की स्थापना के साथ से दो मत थे। एक वे लोग थे जो ये मानते थे कि इसके माध्यम से हम धीरे धीरे एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस और डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे और अपने कॉज को आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारे देश की तरक्की का है। क्योंकि इनिशियली ये फ्रीडम जैसा आइडिया कांग्रेस की स्थापना के समय तो नहीं आया, किंतु 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा 1885 से 1890 तक का, इन 5 वर्षों में ऐसे जागरूक लोग सामने आए जो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करने लगे। और मैं देखता हूँ कि 1890 एक ऐसा समय जिससे ये परिवर्तन हमको थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। तो जो गर्मदलीय राजनीति का उदय हुआ है वो 3 प्रांतों में खास तौर पर हुआ, जिसमें सबसे पहले स्थान पर बंगाल, दूसरा पंजाब और तीसरा महाराष्ट्र। इसके अलावा जो बंगाल और पंजाब के बीच का जो क्षेत्र है उसमें खास तौर पर जो संयुक्त प्रांत जो है उत्तर प्रदेश, वहाँ भी इसका इम्पैक्ट उस समय से ही दिखाई देता है जब हम बात कर रहे हैं ये 1890-95 के आसपास की। तो मैं यहाँ जो बात करना चाहूँ, ज़्यादा थ्योरेटिकल बात न करके कुछ ऐसी घटनाक्रम या ऐसे डेवलपमेंट्स के बारे में बात करूँगा जिससे बात समझ में आए कि गर्मदलीय राजनीति पैदा क्यों हुई। क्योंकि जो नरमदलीय लोग थे वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर भरोसा करते थे। साथ ही साथ यहाँ तक उदारवादियों ने इस सीमा तक अपना एक विचार बना लिया था कि भारत में अंग्रेजी राज तो एक वरदान है, और इसको जो रेडिकल लोग थे, उग्र विचार के लोग थे, वो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु यह बात समझने में हिंदुस्तानियों को एक समय लगा। तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले अरबिंदो का नाम आप सुने ही हैं। अरविंद घोष ICS थे, सिविल सर्वेंट थे, लेकिन वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से बहुत अधिक प्रभावित थे और वे भारत के आज़ादी के लिए कुछ सोचते थे। तो उन्होंने
1893-94 में बम्बई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी के एक समाचार पत्र हिंदू प्रकाश में एक सीरीज ऑफ एसेज, लेखों की एक श्रृंखला, उनका नाम दिया गया न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, पुरानों के लिए नए चिराग। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, पुरानों के लिए नए चिराग। और इस शीर्षक से जो श्रृंखला लिखी, उसमें घोष ने सबसे पहले तो उदारवादियों के इस विचार की खिल्ली उड़ाई जो ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान सिद्ध करते थे। उन्होंने गुप्त संस्थाओं के माध्यम से एंटी ब्रिटिश जो उनके विचार थे उनको फैलाने और क्रांतिकारी तरीके से प्रतिरोध करने का एक जो है सिस्टम उन्होंने विकसित किया। और उन्हीं के सहयोग से हमें देखते हैं कि 1890 के बाद से कुछ इस तरह के गुप्त संगठन अस्तित्व में आने लगते हैं। और 1902 में अरविंद घोष के जो थे उनके समर्थक, उन समर्थकों के माध्यम से उन्होंने एक गुप्त संस्था अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई। उसी समय हम देखते हैं एक बंगाल के एक्टिविस्ट थे अश्विनी कुमार दत्त, उन्होंने 1897 में कांग्रेस के ये जो अमरावती अधिवेशन है उसमें इस अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा बताया। उन्होंने कहा 3 दिन एक तमाशा होता है पढ़े लिखे लोगों का, और इसका कोई इम्पैक्ट हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की आवाम के ऊपर दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कांग्रेस की उदारवादी जो नीति थी, जिसे भिक्षावृत्ति की नीति कहकर उन्होंने प्रहार किया, और वे निरंतर आत्मनिर्भरता, स्वदेशी शिक्षा और स्वदेशी उद्यम के लिए आह्वान करते रहे। तो 3 जो मंत्र थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, पहला आत्मनिर्भरता, कि हम आत्मनिर्भर बने आर्थिक रूप से, तभी हमारी गुलामी खत्म होगी। स्वदेशी शिक्षा, हम अपनी जो पद्धति रही है उस शिक्षा को विकसित करके हम समर्थ बने, नहीं तो जो उधार की शिक्षा है वो हमारे लिए बहुत मुफीद नहीं होगी। और एक स्वदेशी उद्यम जो है अपने इंडिजीनियस उद्योगों को विकसित किया जाए। तो आप देखिए कि इन अर्ली थॉट्स में इट इज़ अबाउट इन 1890 व्हेन रविन्द्रनाथ टैगोर इज टेलिंग ऑल दीज थिंग्स। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जैसे बंगाल में उनका इम्पैक्ट ज़्यादा था, वो पूरे विश्व में भी उनका इम्पैक्ट था, हिंदुस्तान में तो उनका इम्पैक्ट था ही, किंतु बंगाल में उनका इम्पैक्ट ज़्यादा था। तो वे स्वयं तो किसी तरह की राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हुए थे, किंतु उनके पश्चात उनकी एक शिष्या, ये आयरलैंड निवासी ये जो हैं आपके सिस्टर निवेदिता, उस सिस्टर निवेदिता वो आयरलैंड के और यूरोप के क्रांतिकारियों से बहुत प्रभावित थी। तो उनके अनुभवों के द्वारा वो बंगाल में गर्म राजनीति के उदय में सहायक सिद्ध रहीं। एक वहाँ के और एक्टिविस्ट थे बंगाल के, राजनारायण बोस ने बंगाल में हिंदू मेलों का आयोजन करना शुरू किया। तो इस तरह से क्या है, हम देखते हैं अरविंदो घोष से लेकर के और राजनारायण बोस तक किस तरीके से बंगाल में एक नवचेतना विकसित हो रही है। और वह नवचेतना जो कांग्रेस की स्थापना के समय जो कांग्रेसियों के उदारवादी जो विचार हैं उसके अगेंस्ट लोग जो हैं चेतन हो रहे हैं, और वो पूर्ण आज़ादी, मतलब भारत की आज़ादी की कल्पना करने लगे हैं। इस तरह से हम अगर देखें पंजाब में जो सबसे अधिक इम्पैक्ट है गर्म राजनीति के अगुवा हम आर्य समाज को ही मानते हैं, क्योंकि आर्य समाज ने एक ओर तो हिंदू धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंडों का खुल करके खंडन किया, और साथ ही साथ वो पहले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने स्वदेशी और स्वराज का विचार दिया। ये विस्तार से मैं इस पर मेरी बुक भी है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ आर्य समाज मूवमेंट इन इंडिया, तो उसमें मैंने बड़े विस्तार से इस बात को बताया है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन थिंकर हु conceived this idea of Swadeshi and Swaraj and how much it was important for the Indians. तो हम देखते हैं कि 1890 से पंजाब में आर्य समाजी नेताओं का एक आग्रह है कि वे स्वदेशी उद्यमों को प्रोत्साहित करें। तो वो प्रोत्साहन का कार्य आर्य समाज ने किया। 1901 में लाला लाजपत राय ने कायस्थ समाचार, जो इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी का अखबार था, उसमें 2 लेख लिखे, और उन लेखों में लाला लाजपत राय ने ये कहा कि कांग्रेस के नाम पर
जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अवजातीय वर्ग वार्षिक उत्सव करता है, उस वार्षिक उत्सव के स्थान पर तकनीकी शिक्षा और स्वावलंबी उद्यमों की स्थापना की जाए तो वो इस देश को ज़्यादा समर्थ बनाएगी और उससे देश आगे बढ़ेगा। तो इसी तरह से देखते हैं कि जो पंजाब के बाद महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रवाद का, उग्र राष्ट्रवाद का, या कहें कि उग्र राजनीति का अगुवा माना जाता है। और वे बहुत ही अर्ली नेशनलिस्ट में से थे। जैसे बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, जो बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस दे वर एक्टिव इन बंगाल एसोसिएशन एंड अलग अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दैट। तो तिलक जी जो हैं, तिलक तो अपने स्तर पर भी बहुत सक्रिय थे, जो उन्होंने 1881 में 2 समाचार पत्र आरंभ किए, एक मराठा एक केसरी। केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी में, और उन दोनों समाचार पत्रों के माध्यम से वे जन जागृति में अच्छी भूमिका निभा रहे थे। तो उन्होंने जो है, जब वो अपना काम तो कर रहे थे, लेकिन राष्ट्रीय जीवन में और जब जो नोटिस में जब आते हैं, एक तरीके से जब वो एक तरह से हम कहें कि ये जो 1890 में जब एज ऑफ कंसेंट बिल पर चर्चा हो रही थी, उस समय इस चर्चा में आए और इन्होंने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध इस आधार पर किया कि हमें अपने समाज सुधार का, हमको पहले स्वराज चाहिए, ना कि हमें इस तरह के कानून चाहिए। तो ये तो हमारा विषय है और हमारे विषय पर विदेशी लोगों को सोचने का और निर्णय लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो इनके जो नोटिस में आए, पब्लिक नोटिस में 1890 से प्रोमिनेंट पब्लिक मैन के रूप में इनका उदय होता है। 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव शुरू किया, और शिवाजी उत्सव के अलावा जो इनका गणेश उत्सव है वो तो पहले शुरू कर चुके थे, लेकिन 1895 से शिवाजी उत्सव में शिवाजी को आज़ादी का एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में राष्ट्रवादियों ने लिया। तो इस तरीके से तिलक ने जो ये शिवाजी उत्सव शुरू किया, इसकी भी एक महत्वपूर्ण यार्डस्टिक था और फ्रीडम मूवमेंट का। तो और 1895 में ही तिलक के जो सहयोगी लोग कहिए, तिलक के अनुयायी कहिए, उन्होंने जो पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना 1867 हुई थी, और वो खास तौर पर गोपाल कृष्ण गोखले और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा विकसित की गई संस्था थी। किंतु ये दोनों ही नेता, गोखले और रानाडे, ये उदारवादी नेता थे। तो ये जो पूना सार्वजनिक सभा है, इसका नेतृत्व तिलक के हाथ में कहें या तिलक के अनुयायियों के हाथ में आ गया। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण संस्था वो भी गर्म दलीय विचार वालों लोगों के हाथ में आई। और 1896 में जब पूना में, जिसको हम दक्कन के अकाल के नाम से अकाल पड़ा, उस अकाल के नाम पर जो पूना का ये जो है प्लेग कमिश्नर रेंड, उसने और उसके एक और थे लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, इन दोनों की हत्या कर दी चापेकर बंधुओं ने। तो ये माना गया कि चापेकर बंधु तिलक के लेखन से प्रभावित हुए हैं। तो चापेकर बंधुओं को तो सजा दे ही दी गई, लेकिन उनको तो मृत्युदंड दिया गया, लेकिन तिलक को भी 1.5 वर्ष का कारावास इस अपराध में दिया गया कि केसरी में लिखे हुए इनके जो लेख थे, उन लेखों से उत्तेजित होकर के चापेकर बंधुओं ने रेंड और अरेस्ट की हत्या की है। तो तिलक के जेल जाने से तो तिलक और ज़्यादा लोकप्रिय हो गए, और तिलक के जो समर्थक हैं वे अपनी जो अंडरग्राउंड जो तरीके गुप्त रूप से जो कार्य करने का है, उसमें भी काफ़ी उनका आगे रहे। इसके आगे एक घटना तिलक के उसमें आती है। 1899 में लखनऊ में कांग्रेस का सम्मेलन था। उस कांग्रेस के सम्मेलन में जो अब तक महाराष्ट्र में सरकार का दमन का तरीका रहा पब्लिक मैन पर या जो सार्वजनिक कार्यकर्ताओं पर, उसको लेकर के तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में 1899 में बम्बई के गवर्नर का निंदा प्रस्ताव रख दिया। किंतु ये हिम्मत नहीं थी उदारवादियों में कि वो उस प्रस्ताव को पास करते। उन्होंने एक और रास्ता निकाला, इसे क्षेत्रीय विषय बता करके, एक रीजनल सब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट सेंट्रल सब्जेक्ट। क्योंकि जो कांग्रेस का जो सम्मेलन है वो सेंट्रल सब्जेक्ट्स पर अपनी वो प्रस्ताव पास करता है। तो इस आधार पर उनके इस प्रस्ताव को जो है डाउन कर दिया। यही नहीं, इसके तुरंत बाद दूसरे वर्ष ही सन 1900 में कांग्रेस का अधिवेशन बॉम्बे में हुआ, और इस समय तक तिलक एक इतने बड़े पब्लिक फिगर बन चुके थे, तो उनका कैंडिडेचर प्रेसिडेंटशिप के लिए
बिल्कुल था। और किंतु उनके गर्म विचारों से असहमत होने के कारण उदारवादियों ने एक अपना एकता कायम करके एक चंद्रावरकर नाम के नेता को अध्यक्ष बनाया, जो चंद्रावरकर 1890 के बाद कांग्रेस के किसी अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हुए थे। उनको स्पेशली क्यों बॉम्बे में हो रहा था 1900 में, तो उसमें उनको बुलाया गया और उनके अध्यक्ष बनने के कुछ ही समय पश्चात वे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज नियुक्त हो गए थे। सरकारी आदमी निकले इसका मतलब, और वो जो है अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए। तो इससे जो हुआ, अच्छा खासा असंतोष उस विचार के लोगों को था जो एक डिपार्चर चाह रहे थे कांग्रेस की, जो ट्रेडिशनल अनुनय विनय की जो नीति थी उससे अलग हट के एक संघर्ष का रास्ता अपनाना चाह रहे थे। तो 1902 में कांग्रेस का जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ तो उसमें प्रखर तौर पर विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक, ये तीन की जो टिकड़ी बनी थी, पाल पाल लाल, जिसका जो देखने को मिला, और चौथे अरविंद घोष, इन्होंने अहमदाबाद सम्मेलन में अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा। वो बात अलग है कि वे अपना इतना प्रवेल नहीं कर पाए कि वो अपना प्रभाव वहाँ कायम करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1902 तक एक भूमिका अच्छी खासी तैयार हो गई थी। यहाँ पे एक दूसरी बात और करना चाहूँगा कि ये ऐसा समय है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1901 और 1900 के आसपास तीन किताबें और सामने आती हैं। यूँ तो भारत के औपनिवेशिक शोषण पर कार्ल मार्क्स 1850 में लिख चुके थे, मतलब लगभग आधी सदी पहले वे लिख चुके थे कि किस तरह से अंग्रेज साम्राज्यवाद भारत को न केवल आर्थिक और भौतिक रूप से, बल्कि उनको जो उनका सांस्कृतिक तौर पर भी और मानसिक स्तर पर भी तोड़ रहा है। ये पहली जो विध्वंसक जो नीति है अंग्रेजों की, इसको एक्सपोज तो कार्ल मार्क्स कर चुके थे, किंतु उस उनके लेखन की पहुंच संभवतः तो और लोगों तक नहीं होगी, या जो अपना एक एक्सपीरियंस रहा यहाँ के लोगों का, उससे जब चीज़ें निकल के आई तो सबसे जो प्रमुख किताब जो चर्चा में बहुत ज़्यादा आई वो थी दादा भाई नौरोजी की, जो 1901 में प्रकाशित हुई थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। जबकि दादा भाई नौरोजी स्वयं एक उदारवादी व्यक्ति थे, किंतु जो उन्होंने पुस्तक लिखी ये जो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उन्होंने कहा कि भाई जो हम मानते थे कि ब्रिटिश रूल एक न्याय पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन ये अनब्रिटिश रूल हुआ, ये इसमें जिस ढंग से गरीबी बढ़ी है और आर्थिक संसाधनों का जो जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ है, इस सब को उन्होंने इसमें उजागर किया। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि पहले हम सोच रहे थे संस्थाओं के माध्यम से, कानून के माध्यम से हिंदुस्तानियों को अपने अधिकार मिलते रहेंगे, अंग्रेज स्वामी देते रहेंगे, किंतु अभी लगा कि जो डायनेमिक्स है इस इम्पीरियलिज्म की, वो एक्सप्लॉयटेशन पर डिपेंड कर रही है, कि वो आर्थिक आधार पर डिपेंड कर रही है। तो एक तो ये पुस्तक 1901 में सामने आई। दूसरा क्या है, इसी के आसपास वो एक ब्रिटिश लेखक था विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी ने किताब लिखी प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, और प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया में डिग्बी पहली बात ये लिखता है कि एक सदी पहले 1801 में हिंदुस्तान ब्रिटिश के जितने उपनिवेश हैं उनमें सबसे चमकता सितारा था, सबसे धनी उपनिवेश था, किंतु 1901 में कहते हैं कि 100 साल में ये सबसे गरीबी और कंगाली के लेवल पर पहुंच गया है, और भारत के अंग अंग से रुधिर बह रहा है, इसको नोचा खसोटा जा रहा है। एक अंग्रेज ने ये बात लिखी, और उसी के आसपास ही उनके 1900 में रोमेश चंद्र दत्त, जिनकी प्रसिद्ध कृति है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उन्होंने उस किताब तो उनकी 1906 में आई, किंतु उनके पहले उन्होंने 1900 में ओपन लेटर टू लॉर्ड कर्जन करके एक बंगाल के फेमिन्स पर और लैंड रेवेन्यू असेसमेंट पर एक लंबा पत्र लिखा। वह पत्र भी पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। तो दूसरा ये था, और 1906 में तो इनका की किताब जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री आई गई थी। इन तीन कृतियों का विशेष उल्लेख क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद से हम देखते हैं, बाद में तो लाला लाजपत राय ने भी अनहैप्पी इंडिया भी लिखा, बहुत लोगों ने लिखा फिर धीरे धीरे करके। तो एक जो राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, आर्थिक राष्ट्रवाद का जो उद्भव और विकास है, उसका जो डिपार्चर जो पॉइंट है वो देखा जाए तो ये जो दादा भाई नौरोजी और विलियम डिग्बी, रोमेश दत्त, इनका जो लेखन है
वो महत्वपूर्ण है। और इसकी बैकग्राउंड में जो कार्ल मार्क्स ने जिस आधार दिया है उसी को मुझे तो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1900 से लेकर के फिर 1995 एक समय आया, लेकिन 1900 तक आते आते तो पूरी तरह से ऐसा स्थिति होने लगी कि एक जो है सेगमेंट अलग से उग्र राजनीति का, जो परंपरागत कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का समर्थक नहीं था और किसी भी रूप में वो अंग्रेजी शासन को वरदान नहीं मानता था, तो उनका उदय होता है। तिलक जो है उन्होंने 4 जुलाई 1904 के केसरी के अंक में लिखा, हमारा श्रम किसी भी तरह सफल नहीं होगा अगर हम साल में एक बार मेंढकों की तरह टर्र टर्र करते रहेंगे। तो आप तो ये जो बात थी, तो ये जो उग्र राजनीति के लोग थे ये आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसी समय इस उग्र राजनीति को दमन करने के लिए लॉर्ड कर्जन थे, और कर्जन का जो प्रतिक्रियावादी और घोर साम्राज्यवादी चिंतन था, जो उसका साम्राज्यवादी स्वरूप था उसके शासन का, उसने दमन का जो चक्र चलाया, उस दमन चक्र ने उग्र राजनीति के उदय में और बड़ी भूमिका अदा की। और हम देखते हैं कि इस सब की का जो परिणाम है वो हमारे सामने, वो बात अलग है। आगे जाकर के 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल के बीच में, किंतु 1905 का जो बंगाल का जब विभाजन किया गया, उस विभाजन के पीछे उद्देश्य दो थे। पहला, बंगाल जो राजनीतिक चेतना में सबसे ऊपर था, उस राजनीतिक चेतना को जो है सप्रेस करना, उसका दमन करना। और दूसरा ये था कि जो इनकी पॉलिसी थी कम्युनलिज्म की, सांप्रदायिकता बढ़ाने की, उस सांप्रदायिकता के आधार पर ही बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसमें पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यक जो है मुसलमान और पश्चिम में अल्पसंख्यक हिंदू। तो ये जो विभाजन किया है, इस विभाजन के खिलाफत जो हम देखते हैं इसमें आपका स्वदेशी आंदोलन जो बंग भंग के विरोध में हुआ, उस स्वदेशी आंदोलन में इस गर्म दलीय राजनीति की व्यावहारिक परिणति होती है। और इतना पावरफुल ये होता है क्योंकि ये जो स्वदेशी आंदोलन है, यही पहला, क्योंकि 1857 के बाद जो वो उसकी अलग व्याख्या है क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज था जो भी था, लेकिन उसके बाद पहला जो मास एक्शन है, एंटी ब्रिटिश जो एक्शन है, वो स्वदेशी आंदोलन है। और स्वदेशी में ही वो जो हथियार मिला हमको कि हमें विदेशी का बहिष्कार करना है, जिसको आगे गांधी जी ने उसी को अपनाया, विदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी अपनाओ। तो ये जो स्वदेशी अपनाने का है, तो ये जो उग्र राजनीति पैदा हुई, उसकी परिणति हम देखते हैं। बंग भंग विरोधी जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन ने बंगाल को तो प्रभावित किया ही, किंतु अन्य प्रदेशों, खास तौर पर महाराष्ट्र और पंजाब और उत्तर प्रदेश, इसमें भी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं और ज़्यादा तीव्र होती हैं। और क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भी इन गर्म दलीय राजनीति में से ही निकल कर आती है। धन्यवाद, नमस्कार।